हेलो गाइस, ये पार्ट 10 है। आपने पार्ट 9 और उसके पीछे का एपिसोड नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में सारे लिंक दे दिया है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हकुमा ने कैसे जीएम के माँ और पिता को मार दिया। उसके बाद ऊशो गुस्से से हकुमान पर हमला करने जाता है। तब हकुमान कहता है, तुमने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की। बाद में हकुमान ऊशो पर हमला करता है, लेकिन ऊशो हकुमान के खिलाफ कुछ नहीं कर सका क्योंकि वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसके बाद हकुमान अपनी पावर से हमला करता है। उसे देखकर तोरा भी अपनी आग की पावर से वो हमला करता है और उस वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। बाद में हकुमान उस गांव को बर्बाद करने लगता है और सारे लोगों को भी मारने लगता है। लेकिन तोरा को हैरानी होती है क्योंकि हकुमान ने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा। उसके बाद हकुमान वहाँ से भाग जाता है, पर ऊशो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो हकुमान को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। बाद में ऊशो सोचने लगता है कि अब तक क्या हो रहा था, मैं बस सारी चीजों के लिए 20 पेयर पर निर्भर था। तब तोरा उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो एक ऐसा दुश्मन था जो मेरे आग से भी बच गया। कुछ देर बाद जीएम को होश आता है और वो अपने माँ और पिता के बारे में ऊशो से पूछती है। उसे सुनकर ऊशो बहुत उदास हो जाता है और जीएम में ऊशो को देखकर सारी बातें समझ जाती हैं। अब जीएम में ऊशो से कहती है कि सब कुछ ठीक है, मुझे तुमने बचा लिया है। उसके बाद ऊशो बाहर आता है, लेकिन वो फिर भी बहुत उदास होता है। बाद में ऊशो गयारू को देखता है जो अपने हाथ को पत्थर पर गुस्से से मार रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी हाथ बहुत घायल हो चुकी होती है। उसे देखकर ऊशो तुरंत गयारू को रोकने के लिए जाता है। तब गयारू कहने लगता है कि मेरे पिता ने उस दिव्य हथियार को बनाने के लिए अपना जान डाल दी, लेकिन उस दिव्य हथियार ने हकुमान को कुछ भी नहीं किया। अब मैं इन हाथों का क्या करूँगा। तब ऊशो गराई को समझाता है कि तुम्हारे हाथ उस हथियार को बनाएगी जो हकुमान को मार देगा, तो हार मत मानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बाद में गराई ऊशो से कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। उसे सुनकर ऊशो को हैरानी होती है। गरायु कहने लगता है कि एक अंधेरी विधि है जिससे ताकतवर दिव्य हथियार को बनाया जा सकता है। 100 साल पहले एक राजा ने मास्टर बेल बनाने वालों को एक दिव्य बेल बनाने का काम सौंपा। उस इंसान ने अपनी सारी शक्ति एक दिव्य बेल को बनाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उसे बहुत से मेहनत करनी पड़ी और बहुत से सैक्रिफाइस भी करनी पड़ी। उस इंसान ने दिव्य बेल को बनाने के लिए अपनी बेटी को देवताओं के लिए बलि देने का तय किया और अपनी बेटी को आग में डालकर सैक्रिफाइस किया। इस तरह से उसने एक दिव्य बेल को तैयार किया और वो दिव्य बेल बहुत शक्तिशाली था। लेकिन अब गरायु ये काम नहीं करना चाहता है क्योंकि उस विधि का इस्तेमाल करने के लिए गरायु को किसी अपने की बलि देनी पड़ेगी। लेकिन अब उसके पास जीएम ही बची है और वो जीएम को खोना नहीं चाहता है। और इस बातचीत को जीएम भी सुन रही होती है और अब जीएम अपने आप को सैक्रिफाइस करने का तय करती है। और उसके बाद जीएम आग के पास खड़े होकर गरायु से कहने लगती है कि एक सुंदर स्पीयर बनाना भैया। उसे देखकर गरायु जीएम को नीचे उतरने के लिए कहता है, लेकिन जीएम उसकी बात नहीं मानती है और कहती है कि मेरी माँ ने दिव्य हथियार बनाने के लिए अपनी बालों को आग में जला दिया और अब मेरी बारी है। अगर इससे हकुमान को हराने वाला दिव्य हथियार बनेगा तो एक हथियार बनाने वाले के बेटी के रूप में अपनी भूमिका निभाने का इससे बेहतर मौका मुझे नहीं मिलेगा। उसे देखकर ऊशो भी जीएम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जीएम किसी की भी बात नहीं सुनती है और वो अपने आप को आग में डालकर सैक्रिफाइस कर देती हैं। उसे देखकर गरायु और ऊशो जीएम को तुरंत बचाने के लिए जाते हैं, पर दोनों उसे बचा नहीं पाते हैं। तब तोरा भी वहाँ आता है और दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। अब अचानक गरायु कहने लगता है कि मैं इस वक्त यही चाहता था, मैंने अपने दिल के गहराई में यही होने की आशा किया था। अगर यही सच है तो मैं एक मॉन्स्टर हूँ और एक मॉन्स्टर एक ही काम कर सकता है। उसके बाद गरायु दिव्य हथियार बनाना शुरू करता है, लेकिन इस वक्त वो बहुत गुस्से में होता है और हकुमान के प्रति नफरत से भरा होता है। उसे देखकर ऊशो को भी बहुत दुख होता है और वो गरायु को रोकना चाहता है, लेकिन तोरा ऊशो को ऐसा करने से मना करता है
और कहता है कि अब तुम सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, जो कि है अंत तक उसके साथ रहना। अब गरायो और ज्यादा गुस्से से दिव्य हथियार बनाने लगता है और उस वक्त उसे जीएमए की भी याद आ रही होती है। इन सब को देखकर ऊशो को गरायो के बारे में फिक्र होने लगती है और तभी गरायो ऊशो से कहने लगता है कि मुझे आखिर में एहसास हो गया है कि मैं अब एक स्पीयर बनने वाला हूँ। मैंने स्पीयर को मॉन्स्टर के रूप में बनाया है, तो मैं इस स्पीयर को पकड़ने वाला हिस्सा बनूंगा और मैं हकुमान का खून का प्यासा बन जाऊंगा और ये स्पीयर मॉन्स्टर के प्रति नफरत से भर जाएगी। लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम हकुमान से भी नहीं डरते हो और तुम्हारे पास हम सबको बचाने की हिम्मत है और तुम एक नरम दिल इंसान हो। तुम्हारी रोशनी गहरे अंधेरे में भी चमकेगी और मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मिलकर लड़ाई करना पसंद करूंगा। और उसके बाद गरायो 20 स्पीयर में बदल जाता है। उसे देखकर ऊशो हैरान हो जाता है। अब ऊशो को एहसास होता है कि जीएमए ऊपर का ब्लेड बन चुकी है और गरायो नीचे के पकड़ने का हिस्सा बन चुका है, जिसे स्पीयर शाफ्ट भी कहते हैं। तोरा भी स्पीयर को देख रहा होता है और अचानक उसे लगता है कि उसे कुछ याद आने वाला है, लेकिन तोरा स्पीयर को अभी ही खत्म करने की सोचता है ताकि उसे फ्यूचर में कैद ना होना पड़े। अब तोरा स्पीयर पर हमला करने जाता है, लेकिन स्पीयर अचानक उड़कर वहां से चला जाता है। उसके बाद वहां जीएमए और ताकुसाका भी आ जाते हैं। अब ताकुसाका ऊशो और तोरा को लेकर जाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उन्होंने वो देख लिया है जिसे वो दिखाना चाहता था। उसके बाद ताकुसाका अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और ऊशो और तोरा को वापस लेकर जाने लगता है और उसी वक्त जीएमए ऊशो को बताने लगती है कि 20 स्पीयर हकुमान को ढूंढता हुआ हर जगह जाता है, लेकिन वो हकुमान को ढूंढ नहीं पाता है और इस वजह से 20 स्पीयर नफरत से सारे योकाई को मारने लगा। बाद में चीन के सारे योकाई मिलकर स्पीयर के खिलाफ लड़ाई किया और बहुत बड़े लड़ाई के बाद स्पीयर को आखिर में कैद कर लिया गया, लेकिन एक एक करके योकाई धागे में बदल गए और स्पीयर को कैद करने के लिए एक लाल कपड़ा बन गए। बाद में स्पीयर को गहरी पहाड़ घाटी में कैद कर दिया गया। जब एक इंसान वहां आया तब स्पीयर फिर से जाग गया। उसके बाद जीएमए ने हकुमान को ढूंढने की पूरी कोशिश किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन स्पीयर हकुमान के सामने आएगा, क्योंकि वो अपने भाई को लेकर चिंता में थी, क्योंकि उसका भाई तभी स्वर्ग जा सकता है जब हकुमान को हराया जाएगा। तो वो हकुमान को हराना चाहती थी। लेकिन जब जीएमए को पता चला कि हकुमान जापान पर आ गया है, तभी उसने पुनर्जन्म लिया। जब वो फिर से पैदा हुई उसका नाम यूकी था। उसके बाद हकुमान ने जापान को बर्बाद करने की कोशिश किया। सन 1160 में इंसान और योकाई हकुमान को हराने के लिए साथ मिल गए, लेकिन उस वक्त हकुमान वहां से भाग गया। लेकिन असली परेशानी हकुमान के पीछे हटने में छुपी हुई थी। ऊशो इसे सुनकर हैरान होता है। बाद में जीएमए उसे बताती है कि हकुमान समुंदर के अंदर छुपा हुआ था, लेकिन अब यूकी हकुमान पर हमला नहीं कर सकती है, क्योंकि कीस्टोन उस आइलैंड को खड़े होने में मदद कर रहा था। हकुमान ने अपने आप को उस कीस्टोन के बीच में छुपा लिया हुआ था। अगर वो हकुमान को वहां से निकाला गया तो जिस आइलैंड को कीस्टोन खड़े होने में मदद कर रहा होता है वो सारे गिर जाएगा और जापान समंदर में डूब जाएगा। और उसी वक्त योकाई की झुंड हकुमान पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन यूकी उन्हें रोक देती है और इस वजह से योकाई को लगता है कि यूकी ने उन्हें धोखा दे दिया। अब ऊशो अपनी माँ के बारे में पूछता है। तब जीएमए बताती है, जैसे ही वक्त बीतता गया मैंने हकुमान को कैद में रखा, लेकिन जब यूकी के पावर खत्म होने लगी तो मैंने हजाकी मिकाडो को ये काम करने के लिए ढूंढा। लेकिन 300 साल बाद हजाकी मिकाडो की शक्ति भी खत्म होने लगी, तो मैंने फिर से ये काम करने के लिए दूसरे को ढूंढना शुरू किया और हजाकी समाको को चुना। हजाकी समाको, जो कि तुम्हारी माँ है, वो अभी भी समंदर के नीचे हकुमान को बैरियर से कैद करके रखी हुई है। उसके बाद ताकुसाका तोरा और ऊशो को प्रेजेंट में लेकर आता है, जहां जीएमए कहती है, मैंने समाको को समंदर से बाहर की दुनिया में भेजा, जहां मैं सिर्फ उसे 2 साल की वक्त ही दे पाई और तभी ऊशो उसके कोख में पैदा हुआ। बाद में ताकुसाका ऊशो से कहता है कि हम फिर से दोबारा जरूर मिलेंगे और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब जीएमए ऊशो से कहती है कि बहुत सारी लड़ाई भविष्य में तुम्हारी इंतजार कर रही है, लेकिन तुम हार मत मानना।
ये कहकर वो भी वहाँ से चली जाती हैं। अब तोरा ऊशो से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे, और उसी वक्त वहाँ बीस्ट स्पीयर भी आ जाता है। तब ऊशो कहता है गारायो ने कहा कि वो मेरे साथ मिलकर लड़ाई करना पसंद करेगा, तो मैं अब घर जाऊंगा और इसके बारे में सोचूंगा। अगले सीन में हम एक औरत को देखते हैं। उसके सामने लाल कपड़ा होता है जिसे बहुत सालों पहले बीस्ट स्पीयर को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और तभी वहाँ एक बूढ़ा इंसान आता है और वो कहता है कि वो लाल कपड़ा बहुत सालों पहले बीस्ट स्पीयर को बंधा हुआ था और वो बीस्ट स्पीयर ने बहुत से मॉन्स्टर को मार दिया था। अब वो बूढ़ा आदमी आगे कहता है कि मुझे पता नहीं कि अब वो बीस्ट स्पीयर कहाँ हैं, लेकिन उस औरत को पता होता है कि वो बीस्ट स्पीयर जापान में हैं और उसे बीस्ट स्पीयर चाहिए होता है। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें वो बीस्ट स्पीयर कभी नहीं मिलेगा, लेकिन वो औरत उस आदमी को तभी मार देती है। बाद में वो औरत कहती है मुझे लगता है तुम लोगों ने बहुत सालों के बाद मुझे भूल गए हो, लेकिन मैं उस बीस्ट स्पीयर से ज्यादा खतरनाक हूँ। अगले सीन में हम ऊशो को देखते हैं। ऊशो अपना स्कूल गया होता है और उसके सारे दोस्त उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन आज भी नाकामुरा उससे झगड़ा करती है। लेकिन एक महीने के बाद ऊशो को स्कूल आकर बहुत अच्छा लग रहा होता है। स्कूल के खत्म होने के बाद ऊशो नाकामुरा और इनवे के साथ होता है, जहां तोरा भी हैंड बर्कर काते काते उनके साथ चल रहा होता है। अब इनवे तोरा को शुक्रिया कहती है क्योंकि वो तोरा के मदद के बिना वो लोग ऊशो को फिर से इंसान नहीं बना पाते। तब तोरा कहता है कि लेकिन ऊशो को तो याद तक नहीं है कि तुम लोगों ने ऊशो को बचाया है। बाद में नाकामुरा ऊशो को खाने के लिए बुलाती है, पर ऊशो उसे मना करता है क्योंकि ऊशो के पिता घर पर उसे खाने के साथ इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी ऊशो एक बच्चे को देखता है जो कि एक चींटी को देख रहा होता है, लेकिन उसी वक्त बच्चे को एक गाड़ी टक्कर मारने वाली होती है। लेकिन उसी वक्त ऊशो जाकर उसे बचा लेता है और तब वो बच्चा कहता है कि तुम ऊशो हो ना। ऊशो ये सुनकर हैरान हो जाता है। उसके बाद ऊशो घर पर आता है, लेकिन आज भी उसके पिता कहीं बाहर गए होते हैं, जिस वजह से ऊशो को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन ऊशो को ये बात पता नहीं चलती है कि वो बच्चा ऊशो को कैसे जानता है। तब तोरा ऊशो को बताता है कि मैंने उस लड़के के बैग से तुम्हारे बीस्ट स्पीयर से जैसे खुशबू आती है वैसे ही खुशबू सूंघा। अब तोरा ऊशो को कुछ और बताने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अचानक तोरा और ऊशो पर कोई हमला करता है। तो दोनों घर से जल्दी से बाहर आते हैं, जहां वो उसी लड़के को देखते हैं और उस लड़के के पास एक मॉन्स्टर भी होता है जिसका नाम क्वीन होता है। ऊशो उन दोनों को देखकर हैरान होता है। बाद में वो बच्चा बताता है कि मेरा नाम कुरियो है, मैं भी उन चुने गए बीस्ट स्पीयर के मास्टरों में से एक हूँ। दूसरी जगह हम शुगरे और ओएकुम को देखते हैं, जहाँ ओएकुम कहती है आखिरकार बीस्ट स्पीयर को चलाने वाला आ गया है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का पल है। मैं ऊशो से मिलना चाहूंगी, जिसके बाद मेरे जिंदगी में और कोई भी रिग्रेट नहीं रहेगा। पर अचानक शुगरे और निगारे को बुरी शक्तियों को इकट्ठे होने की एहसास होता है। तब ओएकुम कहती है अब वक्त आ चुका है। अब शुगरे और बाकी के पंडित बाहर आते हैं, जहाँ एक मॉन्स्टर उनके सामने आती है और वो मॉन्स्टर उनसे कहती है मेरा नाम करागी है, मैं हकुमान का एक अवतार हूँ, मुझे तुम सबको पनिश करना है। उसे सुनकर सब लोगों को फिक्र होने लगती है। यहाँ ऊशो कुरियो से पूछता है कि अगर तुम बीस्ट स्पीयर के चुने गए मास्टरों में से एक हो तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो। उसके जवाब में कुरियो कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे ऊपर का बोझ लेने आया हूँ। और वो कहता है कि मेरा हथियार और मेरा मॉन्स्टर तुम्हारे मॉन्स्टर और हथियार से बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। इससे तोरा को बहुत गुस्सा आता है, पर ऊशो तोरा को रोकता है और कुरियो से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। तब कुरियो का मॉन्स्टर क्वीन बोलता है कि मालिक के पास दिमाग नहीं है और उसके पालतू कुत्ता बेचैन होता है। अपने अपमान को सुनकर तोरा गुस्से से क्वीन पर अपनी लाइटनिंग पावर से अटैक करता है, लेकिन तोरा की वार तोरा पर ही वापस आती है क्योंकि क्वीन के पास गोल्ड मिस्ट की पावर है, जिससे कोई भी अटैक को रोका जा सकता है और अटैक करने वालों पर ही फिर से हमला किया जा सकता है। उसके बाद तोरा फिर से क्वीन पर वार करने आता है और तभी शुगरे वहां घायल होकर वहां आ जाता है।
अब शुगरे उशो से कहता है कि हमें बीस स्पीयर की पावर की जरूरत है क्योंकि कौमे सेक्टर पर करागा ने अटैक कर दिया है। उसे सुनकर उशो वहां से जाने के लिए तैयार होता है, पर कुरियो भी शुगरे को जानता है और इसलिए वो भी उनके साथ चलता है। अब क्वीन तोरा से कहता है मेरा काम कुरियो की रक्षा करना है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब उशो शुगरे से पूछता है कि क्या वहाँ बहुत शक्तिशाली पंडित नहीं है क्या? तब शुगरे कहता है कि करागी एक हुक्मान का अवतार है, हम इसे अकेले नहीं हरा सकते हैं। अब उशो करागी से मुकाबला करने के लिए तैयार होता है और तभी कुरियो कहता है अब हमें 20 स्पीयर पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ बहुत सारे एल्जार साइट्स चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि एल्जार साइट्स कुरियो का हथियार होता है जो कि अभी उसके हाथ में है। कुरियो के बात को सुनकर शुगरे कहता है तुम अभी भी उस बकवास के बारे में बात कर रहे हो। दूसरी तरफ नाइजीरिया को एहसास होता है कि करागी बहुत शक्तिशाली है, इसलिए वो फुल मून फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने की सोचता है। बाद में सारे पंडित इस फॉर्मेशन को साथ में इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से करागी कैद हो जाती हैं। और तभी उशो और शुगरे भी वहां आते हैं और उन्हें देखकर नाइजीरिया शुगरे को उशो को ओएकुम के पास ले जाने के लिए कहता है। शुगरे उशो को ओएकुम के पास ले जाने लगता है। तभी शुगरे उशो को बताता है कि ओएकुम ने हुक्मान को 300 सालों तक कैद में रखा था। बाद में दोनों एक दीवार के सामने आते हैं, लेकिन उशो को अंदर जाने से डर लगता है, इसलिए शुगरे उसे धक्का देकर अंदर भेजता है। अब उशो ओएकुम को देखता है और तभी उशो को लगता है कि उसने ओएकुम को पहले भी देखा हुआ है। अब ओएकुम उशो को अपने पास आने के लिए कहती है और तभी ओएकुम देखती है कि उशो का शर्ट उसके हाथ के कोने से फटा हुआ है। अब उशो ओएकुम से पूछता है कि क्या आपके पास सुई और धागा है? ओएकुम ये सुनकर उदास हो जाती है क्योंकि उसे एक पुरानी बात याद आती है। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ दो बच्चे ओएकुम के साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद ओएकुम जीएमए के साथ हुक्मन को सील करने के लिए चली जाती हैं। पर वो खुश है कि जो बच्चा 20 स्पीयर को चला सकता है उसे ढूंढा जा चुका है। उशो अपने शर्ट को फोल्ड कर लेता है। उसे देखकर ओएकुम कहती है तुम्हें ठंड लग जाएगी। तब उशो कहता है आप बहुत अच्छी हो, पर मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि वो भी आपकी तरह बहुत अच्छी होगी। ओएकुम ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी माँ मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। अचानक उशो को हमले की एहसास होता है और वो करागी से लड़ाई करने के लिए तैयार होता है। एक और तरफ करागी मून फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। उसे देखकर नगारी, सतुरो और हिनोवा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी वार उन्हीं पर ही वापस आता है। अब उशो भी बाहर आ चुका होता है। अब उशो 20 स्पीयर से करागी पर हमला करता है, लेकिन वो उसकी शक्ति से उसी पर ही वार करती है। उसे देखकर उशो फिर से कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उशो कुछ भी नहीं कर पाता है। उसके बाद करागी सारे पंडितों पर फुल मून फॉर्मेशन से हमला करती है, जिसकी वजह से वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और उसी वक्त करागी उशो पर भी हमला करने के लिए आती है, लेकिन कोई आकर वहाँ पर बैरियर क्रिएट कर देता है। करागी उसे देखकर हैरान हो जाती है। बाद में ओएकुम कहती है कि क्या तुमने हजाकी मिकाडो के बारे में भूल गई हो? पर उशो ओएकुम से कहता है कि यहाँ से चले जाइए, मैं इससे खुद ही लड़ाई कर लूंगा। तब करागी कहने लगती है कि मैं 20 स्पीयर को पहले बर्बाद कर दूंगी और उसके बाद तुम सबको मार दूंगी। उसके बाद करागी ओएकुम पर हमला करते हुए कहती है कि तुमने बैरियर क्रिएट कर लिया है, लेकिन ये कितने देर तक तुम्हें बचाएगी? उसके जवाब में ओएकुम कहती है कि तुम्हें मेरे शक्ति के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। तभी ओएकुम अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, जिसके सामने करागी कुछ भी नहीं कर पाती है। और बाद में ओएकुम अपनी शक्ति से करागी को 1 मिनट में फ्रीज कर देती है। लेकिन ओएकुम इस लड़ाई में बहुत घायल हो जाती है, जिसकी वजह से उशो को उसके बारे में बहुत फिक्र होने लगती है। उसके बाद कुरियो वहाँ आता है और उशो से कहता है कि तुम सच में बहुत कमजोर हो, अब सब लोग देखेंगे कि मैं कितना ताकतवर हूँ। बाद में कुरियो अपने हथियार से करागी को एक झटके में खत्म कर देता है। एक और तरफ उशो बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो ताकतवर होता तो ओएकुम की ये हालत नहीं होती। तब ओएकुम कहती है तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती थी कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है, पर मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। बाद में वो सब लोगों से कहती है कि उशो की अकेले की शक्ति हुक्मान से लड़ने के लिए काफी नहीं है, तुम सबको साथ मिलकर काम करना होगा।
उसके बाद ओएकुम मर जाती है और सब लोग इससे उदास हो जाते हैं। बाद में ओएकुम की आत्मा बाहर आती है और जीएमए के साथ चली जाती है। लेकिन बहुत से पंडित कुरियो की पावर को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसने एक ही झटके में करागी को खत्म कर दिया था। तभी कुरियो सब लोगों से कहने लगता है कि तुम सबको बीस्ट स्पीयर पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने हथियार इल्जर साइड के शक्ति से अकुमान को हरा दूंगा। तब शुगरे कहता है तुमने अपने अकेले के पावर से करागी को नहीं मारा। लेकिन नाइजीरिया शुगरे को रोकता है और कुरियो की तारीफ करता है, पर उशो इस वक्त बहुत उदास होता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कुरियो अपने माँ के साथ होता है। अब कुरियो अपने माँ से कहता है कि नाइजीरिया ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। उसके जवाब में उसकी माँ कहती है कोई भी तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। बाद में वो कुरियो को एक हैट देती है जो कुरियो को बहुत पहले से ही चाहिए होता है। उसके बाद उसकी माँ कहती है कि अब भी वो तुम्हारी शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं तो तुम्हें बीस्ट स्पीयर को तोड़ना ही होगा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगले पार्ट को देखने के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।